प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज मैं एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत आपको वीडियो लेकर के आया हूँ। उसमें मेरा विषय है टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा, जिसमें मेरा टॉपिक रहेगा सूक्ष्म शिक्षण व सामान्य शिक्षण में अंतर। सूक्ष्म शिक्षण व सामान्य शिक्षण में क्या अंतर है, हम इसे पढ़ाई के दौरान, शिक्षण के दौरान किस प्रकार का अंतर हम देख सकते हैं। इन कौशलों को हम सीखते सीखते सामान्य शिक्षण के जो पाठ्य योजना का निर्माण जब हम करते हैं तो सूक्ष्म शिक्षण और सामान्य शिक्षण की पाठ्य योजना में क्या अंतर हमें दिखाई देता है, इन पर आज हम चर्चा करेंगे। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो को धैर्यपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ, सूक्ष्म शिक्षण का संप्रदाय और सूक्ष्म शिक्षण के जो सोपान एवं सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता, सूक्ष्म शिक्षण के चक्र एवं सूक्ष्म शिक्षण के महत्व के बारे में चर्चा की थी। मैं प्रत्येक दिन आपको नई नई वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि कोटा विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा जो सिलेबस नियुक्त किया गया है एमएड का, उसके अंतर्गत जो हमारी विषय वस्तु सिलेबस के अनुसार हमें पढ़ानी है, वो विषय वस्तु पर मैं रोजाना आपको वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। और आप इस वीडियो को धैर्यपूर्वक सुने और देखें, ताकि हमारा सिलेबस समय पर पूर्ण हो सके और आप अच्छे अंकों से पास होकर के और विश्वविद्यालय में अपना स्थान बना सके, ऐसी आशा हम रखते हैं। क्योंकि कॉलेज के द्वारा आपको बहुत अच्छी सुविधाएं ऑनलाइन क्लासेस की दी जा रही है। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप घर बैठे अपना जो शिक्षण का कार्य है, अध्यापन का कार्य है या अध्ययन का आप कर सकते हैं, ताकि विद्वान साथियों के द्वारा जो आपको वीडियो रोजाना बना करके भेजी जा रही है, उनका आप लाभ उठाएं और आप अच्छे अंकों से पास हो। आज हम चर्चा करते हैं सूक्ष्म शिक्षण और सामान्य शिक्षण क्या है, इनमें किस प्रकार का अंतर हमें दिखाई देता है। एक एक बिंदुओं को हम स्पष्ट करेंगे और जानेंगे। सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग और सामान्य शिक्षण, जो हमारा जो अंतर हम इनमें दिखाएंगे वो देखेंगे। सूक्ष्म शिक्षण कृत्रिम नियंत्रण वातावरण से संपादित होने वाली प्रक्रिया है। सूक्ष्म शिक्षण जो कार्यक्रम होता है वो छोटी पाठ्य योजना होती है, जो कृत्रिम तरीके से पहले से निर्धारित की हुई होती है और नियंत्रित तरीके से व्यवस्थित होती है। उस वातावरण में जो हम इसको संपादित करते हैं वो पहले से निर्धारित किया हुआ होता है, जिसमें प्रश्नार्थी अगर छात्र नहीं है वो ही कक्षा में बैठ जाते हैं और कार्यक्रमों को संपन्न करवाते हैं। क्योंकि नियंत्रित तरीके से पहले से निर्धारित की हुई जो हमारी प्रक्रिया है वो सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत मानी जाती है। क्योंकि ये बनावटी प्रक्रिया होती है, जो एक एक कौशल के आधार पर हम पहले से उसका निर्धारण कर देते हैं और नियंत्रित तरीके से उसको संपादित करते हैं। ऐसी प्रक्रिया सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत मानी गई है। क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण जो नियंत्रित तरीके से कम छात्रों के लिए, कम विषय वस्तु के लिए और कम समय के लिए संपन्न करते हैं, तो पहले से हम निर्धारित इसको कर लेते हैं। और जो हमारा कार्य होता है, जो अगर हम छात्र हमारे कक्षा में नहीं है तो प्रश्नार्थियों को भी कक्षा में बैठा देते हैं, उनसे ही हम प्रश्न पूछते और उनको ही विषय वस्तु बताते। तो ये कृत्रिम तरीके के नियंत्रित प्रक्रिया के रूप में मानी गई है। अगर सामान्य शिक्षण की बात करें तो सामान्य शिक्षण स्वाभाविक वातावरण में संपादित होने वाली प्रक्रिया है। स्वाभाविक, जो हमारी बनावटी कार्य नहीं होता, स्वाभाविक तरीके से होता है, जो कि हम कक्षा में शिक्षण करवाते हैं। ऐसी प्रक्रिया के अंतर्गत हम इसमें बड़ी पाठ्य योजना बनाई जाती है,
जिसके अंतर्गत जो कोई बनावटी कार्य नहीं होता, जो भी छात्र अध्यापक अपनी कक्षा में पढ़ा रहा है, अपने पाठ का विकास कर रहा है, शिक्षण वो करा रहा है, वो स्वाभाविक तरीके से जिस प्रकार से पढ़ाता है डेली लेसन प्लान, उस प्रकार से वो पढ़ाने का प्रयास करता है। ये प्रक्रिया जो स्वाभाविक वातावरण में संपन्न की जाती है। दूसरा अगर हम अंतर देखें तो समय अवधि 5 से 10 मिनट की होती है। इसमें अगर समय अवधि की बात करें तो सूक्ष्म शिक्षण में जो समय अवधि होती है वो 5 से और 10 मिनट की होती है। ज़्यादा समय नहीं अवधि होती, ज़्यादा समय हम ज़्यादा नहीं लेते, 5 से 10 मिनट का ही लेते हैं। और ऐसी पाठ योजना 5 से 10 मिनट की बनाते हैं, कम समय के लिए बनाते हैं, इसलिए इसमें समय अवधि कम होती है, 5 से 10 मिनट की होती है, कम समय के लिए संपन्न की जाने वाली ये प्रक्रिया मानी जाती है। ये भी अंतर इसमें दिखाई देता है। जबकि अगर सामान्य शिक्षण की बात करें तो समय अवधि अपेक्षाकृत अधिक होती है, 30 से 40 मिनट की होती है। जो समय अवधि होती है हमारी लेसन प्लान की वो 30 से 40 मिनट की होती है। 30 मिनट भी हो सकती है और 40 मिनट भी हो सकती है, क्योंकि ये बड़ी पाठ योजना होती है जिनमें हम कौशल का विकास ज़्यादा करते हैं, कौशल ज़्यादा लेते हैं, विभिन्न प्रकार से हम शिक्षण बिंदुओं को समाहित ज़्यादा करते हैं, तो ये बड़ी पाठ योजना के रूप में मानी जाती है। ये भी अंतर हमारे इसमें दिखाई देता है। अगर हम अगला अंतर की बात करें तो विषय वस्तु का आकार छोटा होता है। जो भी विषय वस्तु होती है जो हम पाठ्य योजना इसमें बना रहे हैं सूक्ष्म शिक्षण में, उसमें विषय वस्तु का आकार है वो छोटा होता है। छोटी विषय वस्तु के आधार पर हम इसकी पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं, क्योंकि कम समय के लिए बना रहे और कम विषय वस्तु पर बना रहे और कम छात्रों के लिए बना रहे, तो इसलिए हम छोटी विषय वस्तु का ही उसमें उपयोग लेते हैं। तो विषय वस्तु का आकार है वो छोटा होता है। और इसमें अगर हम बात करें तो विषय वस्तु का जो आकार है वो अपेक्षाकृत बड़ा होता है। इसमें जो अगर हम पाठ्य योजना की जो बात करें, विषय वस्तु को ज्यादा समाहित करने की बात करें, तो इसे विषय वस्तु का जो समाहित करने का आकार है वो बड़ा होता है। ज्यादा विषय वस्तु उसमें समाहित करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें शिक्षण बिंदु हम ज्यादा लेते हैं, इसलिए हम ज्यादा छात्रों के लिए, ज्यादा समय के लिए और ज्यादा विषय वस्तु के लिए इस पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं। अगला है छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या कम 5 से 10 की होती है। छात्रों की जो संख्या है 5 से 10 की होती है। ज्यादा छात्र इसमें नहीं लेते, 5 से 10 छात्रों की इसमें संख्या हम निर्धारित करते हैं, या 5 से 15 छात्रों की, ज्यादा से ज्यादा हम 15 छात्र भी ले सकते हैं। तो इसमें जो संख्या है वो छात्रों की 5 से 10 छात्रों की होती है। जबकि इसमें सामान्य शिक्षण की अगर बात करें तो सामान्य शिक्षण में छात्रों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक 30 से 40 होती है। जो कक्षा में जो छात्रों की संख्या होती है, जो कक्षा में बैठे रहते हैं विद्यार्थी, उसमें छात्रों की संख्या 30 से 40 होती है, क्योंकि ज्यादा संख्या के लिए हम संपन्न कर रहे हैं इस प्रक्रिया को। और बड़ी पाठ्य योजना हम बना रहे हैं, बड़ी पाठ्य योजना के लिए ज्यादा समय के लिए बना रहे हैं, तो ज्यादा छात्रों की संख्या इसमें समाहित होती है। क्योंकि हम 30 या 40 मिनट का जब लेसन पढ़ाते हैं तो हम ज्यादा छात्रों में उसको उपयोग में ले, इसलिए छात्रों की संख्या सूक्ष्म शिक्षण की अपेक्षाकृत अधिक होती है। उसमें कम होती है, इसमें अधिक होती है, इसलिए छात्रों की संख्या 30 से 40 में मानी गई है, ताकि हम प्रत्येक शिक्षण बिंदु को गहराई से समझा सके, उनकी विषय वस्तु को ठीक प्रकार से बता सके, कौशलों का निर्माण ठीक प्रकार से कर सके, पाठ्य योजना को ठीक प्रकार से बड़ी विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझा सके। ऐसी पाठ्य योजना का निर्माण इसमें छात्रों की संख्या के मुताबिक हम करते हैं, छात्रों की संख्या ज्यादा होती है। अगले अगर हम अंतर की बात करें तो हमारा सूक्ष्म शिक्षण एक ही कौशल के विकास इसमें किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में एक ही कौशल का विकास हम किया जाता है, क्योंकि हम जब सूक्ष्म शिक्षण की पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं तो एक एक कौशलों का इसमें निर्माण करते हैं, क्योंकि एक एक कौशलों को धीरे धीरे हम सीखते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण में एक ही कौशल का विकास इसमें किया जाता है, क्योंकि जब हम एक एक कौशल को अब सीखेंगे, जैसे हमने प्रस्तावना कौशल को सीखा इसमें, तो प्रस्तावना कौशल किस प्रकार से हम प्रश्नों का निर्माण उसमें करें, किस प्रकार पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान के प्रश्नों को हम बनाएं, और प्रस्तावना प्रश्न में किस प्रकार से उद्देश्य कथन हमें बोलना है, किस प्रकार से प्रश्नों की बनावट सरल से कठिन की ओर किस प्रकार से बनाएंगे। तो ऐसे प्रस्तावना प्रश्न के जो हमें बनाने का तरीका उसमें सिखाया जाता है। एक एक कौशल जब तक हम नहीं सीख जाते वो चक्र चलता रहता है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र चलता रहता है, पुनः उसकी पाठ्य योजना बनाते, पुनः हमें प्रतिपुष्टि मिलती है। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत एक एक कौशल का हमें विकास करना है। जबकि हमें सामान्य शिक्षण की बात करते हैं, सामान्य शिक्षण में एक से अधिक कौशलों का विकास
अथवा समन्वय होता है। हम इसमें एक से ज़्यादा कौशलों का विकास करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी पाठ्य योजना होगी तो ज़्यादा कौशलों का हमें विकास करना पड़े। इसमें जब बड़ी पाठ्य योजना होती है तो हमें प्रस्तावना प्रश्न का भी हमें अपनी जो कौशल है उसको सीखना होता है, प्रश्न कौशल का भी हमें उपयोग करना होता है, उदाहरण कौशल का भी हमें उपयोग करना होता है, पुनर्वनन कौशल का भी। तो कई प्रकार के कौशलों का हम उपयोग इसमें ले सकते हैं। तो सामान्य शिक्षण में एक से अधिक कौशलों का विकास अथवा समन्वय इसमें किया जाता है। तो इसलिए हम कई प्रकार के इनके अंतरों को देख सकते हैं। सूक्ष्म शिक्षण और सामान्य शिक्षण में हम इसमें छोटी जो एक एक कौशल का निर्माण किया जाता है सूक्ष्म शिक्षण में, और इसमें ज्यादा कौशलों का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से हम इन कौशलों का, ये अंतरों का विभिन्न हम तरीके से इनके अंतरों को स्पष्ट कर सकते हैं। तुरंत प्रतिपुष्टि की व्यवस्था होती है। तुरंत प्रतिपुष्टि की सूक्ष्म शिक्षण में व्यवस्था होती है, क्योंकि जब सूक्ष्म शिक्षण की पाठ्य योजना बनाई जाती है और सूक्ष्म शिक्षण की हम छोटी पाठ्य योजना बना करके कौशल को प्रस्तुतिकरण करते हैं, तो पर्यवेक्षक के द्वारा जब कौशल समाप्त हो जाता है तो तुरंत प्रतिपुष्टि की जाती है। उसमें पर्यवेक्षक टिप्पणी देता है या पर्यवेक्षक उनकी गलतियों को बताता है, ताकि छात्रों को जो कौशल का जो विकास कर रहा है या कौशल का प्रस्तुतिकरण कर रहा है तो उसमें उनकी गलती का पता चल जाए, ताकि वो अगले वाले जो कौशल को सीखेगा या पाठ्य योजना बनाएगा तो उन गलतियों को वो नहीं दोहराएगा। इसलिए इसमें सूक्ष्म शिक्षण में अगर हम अंतर देखें तो तुरंत प्रतिपुष्टि की व्यवस्था इसमें होती है, जबकि सामान्य शिक्षण में प्रतिपुष्टि लंबी अवधि के पश्चात ही संभव है। जब हम पूरी पाठ्य योजना अगर हम दे देते हैं, पढ़ा देते हैं, छात्र अध्यापक के द्वारा शिक्षण जब कराया जाता है और लेसन पूरा पढ़ा दिया जाता है तो पर्यवेक्षक के द्वारा टिप्पणी दी जाती है। टिप्पणी में पर्यवेक्षक टिप्पणी लिखी जाती है, उसके बाद उनकी कमियों का पता चलता है, ताकि वो दूसरी वाली पाठ्य योजना जब बनाए तो उसमें उन गलतियों को नहीं दोहराए। इसलिए इनमें ये लंबी अवधि के पश्चात दिया जाता है, ये कम अवधि के पश्चात दिया जाता है। जितनी छोटी पाठ्य योजना होगी उतनी कम समय में प्रतिपुष्टि मिलेगी, और जितनी अधिक लंबी पाठ्य योजना होगी ज्यादा समय के लिए प्रतिपुष्टि उनकी दी जाएगी, या ज्यादा समय के बाद प्रतिपुष्टि उनको पता चलेगा। अगला है शिक्षण में सुधार हेतु विभिन्न आधुनिक नवीन तकनीकों साधनों का प्रयोग किया जाता है। तो शिक्षण में अगर हमें सुधार करना है, शिक्षण में अच्छी व्यवस्था हमें देनी है, तो शिक्षण में सुधार हेतु विभिन्न आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करना है। उन आधुनिक या नवीन तकनीकियों का साधनों का हम जब प्रयोग करते हैं सूक्ष्म शिक्षण में, तो हमें उन नवीन साधनों से ये पता चल जाता है कि हम किस प्रकार से शिक्षण करा रहे हैं। जैसे टेप रिकॉर्ड के द्वारा अगर हम सूक्ष्म शिक्षण में टेप रिकॉर्ड का प्रयोग करें, कोई भी छात्र अध्यापक किसी कौशल को पढ़ा रहा है या कौशल का विकास कर रहा है या कौशलों का प्रस्तुतिकरण दे रहा है, तो उसमें टेप रिकॉर्ड का उपयोग करके उनकी टेप रिकॉर्ड में उन चीज़ों को हम टैप कर लेते हैं, उनकी जो बताई हुई बातों को टैप कर लेते हैं, कहाँ उसने गलती की है उससे हमें पता चल जाता है। ये प्रतिपुष्टि देने का एक माध्यम कहलाता है। छात्र अध्यापक को ये विश्वास नहीं होता कि मैंने अमुक गलती कहाँ की है, और अमुक गलती का पता जब अपनी लेसन प्लानिंग समाप्त हो जाती है या कौशल की पाठ्य योजना समाप्त हो जाती है तो वह टैप रिकॉर्ड को सुनता है, रिकॉर्डिंग को सुनता है, उसके बाद वो अपने कमियों को अंदाज लगा लेता है, मैंने अमुक गलती यहाँ पर की, उसमें वो सुधार कर लेता है। ऐसे वीसीआर के द्वारा हम इसकी रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं और शूटिंग भी कर लेते हैं। उसके हम जो भी है हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारी इसके द्वारा की जाती है, और वीसीआर के द्वारा वो सुन भी सकता है और देख भी सकता है। ऐसी व्यवस्था भी इनके द्वारा हम की जाती है। तो जो छात्र अध्यापक होते हैं उनको अपनी जो पाठ्य योजना के बारे में जो वो पढ़ा रहे वो गलती के बारे में उनको पता चल जाता है कि अमुक गलती मैंने इस सोपान के अंतर्गत इस जगह की है, उन गलतियों को वो दूसरी पाठ्य योजना में नहीं दोहराएगा। जब सूक्ष्म शिक्षण चक्र चलता है तो जब पाठ्य योजना छोटी पाठ्य योजना वो बनाता है, कम समय के लिए बनाता है, कम छात्रों के लिए बनाता है और कम विषय वस्तु के लिए जब पाठ्य योजना बनाता है, तो पर्यवेक्षक जब उनको टिप्पणी देता है तो छात्र अध्यापक पर्यवेक्षकों की बातों पर यह मानता है कि शायद मैंने वो गलती नहीं की। लेकिन जब वो टेप रिकॉर्ड के माध्यम से या वीसीआर के माध्यम से उसकी शूटिंग करके या वीडियो रिकॉर्डिंग करके स्वयं उसको देखेगा तो अमुक छात्रों को उनकी गलती का पता
चल जाएगा कि मैंने जो गलती यहाँ पर की है तो अगली उसमें सुधार कर लेगा। ऐसी जो नवीन तकनीकों का प्रयोग सूक्ष्म शिक्षण के माध्यम से, सूक्ष्म शिक्षण में जो पाठ्यक्रम बनाते हैं उनमें हम करते हैं, तो इन तकनीकों का प्रयोग हमें करना चाहिए और विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करके अपनी पढ़ाई में या अपने शिक्षण कौशलों को ठीक प्रकार से हम सीख करके अपनी कमियों को इसमें देख सकते हैं। ऐसा जो साधनों का प्रयोग भी हमें इसमें सूक्ष्म शिक्षण की व्यवस्था में हम देखते हैं और हमें सीखने का मौका हमें मिलता है। जबकि सामान्य शिक्षण में बात करें तो सामान्य शिक्षण में इन तकनीकों का प्रयोग नहीं होता है, इन तकनीकों का प्रयोग नहीं होता, टेप रिकॉर्ड का प्रयोग नहीं होता, वीसीआर का प्रयोग नहीं होता। इनमें शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में ही हम इसका प्रयोग करते हैं शिक्षण में सुधार के लिए। जो भी हम पाठ्य योजना बना रहे हैं या 30 या 40 मिनट की जो पाठ्य योजना बना रहे हैं और छात्रों को उसको प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, तो हमें टेप रिकॉर्ड या हमें वीसीआर की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। हम सहायक सामग्री बना करके उसमें ला रहे हैं, जो भी हमारे शिक्षण बिंदु है उसके हिसाब से हम सहायक सामग्री बनाते हैं, सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं और सहायक सामग्री का प्रयोग करते हुए हम स्थायी ज्ञान देने के लिए सहायक सामग्री के माध्यम से उस पाठ्य योजना को बनाते। धीरे धीरे एक एक शिक्षण बिंदु को वो सीखता है, उसकी पाठ्य योजना बनाते, फिर सहायक सामग्री के अनुसार उस पाठ्य योजना को हम समझाते हैं। तो सहायक सामग्री के माध्यम से अगर जो पाठ्य योजना को हमने बताई है, समझाई है, तो ठीक प्रकार से वो समझ सकता है और स्थायी ज्ञान उनको प्राप्त हो सकता है। शिक्षण सहायक सामग्री का जो है हमें स्थायी ज्ञान देने के लिए हमें इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जब हम सूक्ष्म शिक्षण और सामान्य शिक्षण के अंतर जब हम देखते हैं तो ये बड़ी जो पाठ्य योजना होती है उसमें हमें जो तकनीक का प्रयोग है वो सहायक सामग्री का ही हम इसमें प्रयोग लेते हैं। अगला है सूक्ष्म शिक्षण कम जटिलताओं से युक्त। जो सूक्ष्म शिक्षण का जो कार्यक्रम होता है कम जटिलताओं से युक्त होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा समस्याएं इसलिए नहीं होती क्योंकि हम छोटी पाठ्य योजना इसमें बनाते हैं, कम समय के लिए बनाते हैं, कम छात्रों के लिए बनाते हैं, इसलिए जटिलताएं कम होती है। क्योंकि इसलिए जटिलताएं कम होती है कि ज़्यादा समस्या इसमें नहीं आती, तो नियंत्रित तरीके से इसको हम पहले से व्यवस्थित रूप से इसको व्यवस्था हम दे देते हैं। छात्र अध्यापक अगर छात्र नहीं तो वही कक्षा में बैठ जाते हैं और हमारे जो प्रश्नों को उत्तर वही देते हैं। तो ऐसी जो समस्या है वो छोटी मोटी जो कक्षा की समस्या है या सूक्ष्म शिक्षण में आने वाली समस्या वो दूर हो जाती है। इससे जटिलता से ये कम युक्त होती है, इसमें कम समस्याएं हमारी आती है। जबकि सामान्य शिक्षण में अपेक्षाकृत अधिक जटिल होती है, क्योंकि इसमें जो हम शिक्षण बिंदु का जो प्रयोग करते हैं या प्रश्नों का निर्माण करते हैं या विषय वस्तु का ज़्यादा निर्माण करते हैं, तो हमें ज़्यादा जटिलता इसमें बनाने में भी कठिनाई हमारी ज़्यादा होती है, सहायक सामग्री बनाने में भी हमें कठिनाई ज़्यादा होती है। या शिक्षण बिंदु के आधार पर अगर सहायक सामग्री निर्माण किया जाए या विषय वस्तु को हम निर्धारित करें तो कौन सी विषय वस्तु मुख्य बिंदुओं को उसमें छांट करके समाहित करें, ऐसी कई प्रकार की जटिलता इसमें देखने को हमें मिल जाती है। इसलिए इसमें कम समस्याएं आती है, इसमें इनसे अपेक्षाकृत थोड़ी सी ज़्यादा जटिलता इसमें हमें दिखाई देती है। ये भी अंतर हमें दिखाई देता है। सूक्ष्म शिक्षण अध्यापकों का हेतु होता है। जो सूक्ष्म शिक्षण है वो अध्यापकों के हेतु होता है, भावी अध्यापकों के हेतु होता है, छात्र अध्यापकों के लिए होता है। क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण होते हैं वो अध्यापकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण करा सके, ऐसे कौशलों का हम निर्माण करते हैं। एक एक कौशलों को गहनता से उनको सिखाते हैं ताकि उन कौशलों का निर्माण करते हुए कौशलों को सीख करके और जब वो अध्यापक बने और अपनी जो सेवा में वो जाएं तो छात्रों को ठीक प्रकार से प्रभावी शिक्षण करा सके, इन कौशलों के माध्यम से अच्छा शिक्षण वो करा सके। तो ऐसी तकनीकी का ज्ञान हमें जो अध्यापकों को देना चाहिए। ऐसे सूक्ष्म शिक्षण जो है उनको अध्यापकों के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है। ये जो प्रक्रिया वो अध्यापकों के लिए मानी गई है ताकि अध्यापक इन कुशलताओं को सीख जाए और आने वाली शिक्षा की समस्याओं को वो इन कौशलों के माध्यम से, इन सामान्य उद्देश्यों के माध्यम से, विशिष्ट उद्देश्यों को सीख करके या एक एक कौशलों का निर्माण करते हुए, एक एक कौशलों का विकास करते हुए कई प्रकार की जो शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों को हम दूर कर सकते हैं। इसलिए ये अध्यापकों के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये कार्यक्रम अध्यापकों के लिए होता है। जबकि सामान्य शिक्षण की बात करें तो सामान्य शिक्षण छात्रों के लिए किया जाता है। सामान्य शिक्षण है वो छात्रों के लिए किया जाता है, क्योंकि जो सामान्य शिक्षण का जो कार्यक्रम है वो छात्रों के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रत्येक जो सामान्य शिक्षण में जो छात्रों के लिए, क्योंकि हमें
अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण के लिए नहीं करते, सामान्य शिक्षण के लिए हम छात्रों के लिए हम लेसन प्लानिंग बनाते हैं। ज़्यादा संख्या के लिए 30 या 40 छात्रों के लिए 30 से 40 मिनट के लिए हम सामान्य शिक्षण के अंदर लेसन प्लानिंग का निर्माण करते हैं। ऐसी व्यवस्था उनके द्वारा हम देते हैं ताकि व्यवस्था उनको पूर्ण रूप में संपन्न की जा सके। इसलिए हमें इन सारे जो उद्देश्यों को हमें ठीक प्रकार से सुनना चाहिए और देखना चाहिए। दोष, अगर हम दोषों की बात करें तो सूक्ष्म शिक्षण के कई दोष हमें नजर आते हैं, देखने को मिलते हैं, जिसमें है पर्याप्त साधनों का अभाव। हमारे सूक्ष्म शिक्षण की जो प्रक्रिया को जब हम संपन्न करते हैं तो हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं होते, नवीन तकनीकी साधन नहीं होते, पर्याप्त साधनों का हमारे विद्यालय में महाविद्यालय में अभाव होता है। इसलिए इन सूक्ष्म शिक्षण में कई प्रकार की जो खामियां हैं, कमियां हमें नजर आती है। पर्याप्त साधनों में आता है VCR है, टेप रिकॉर्ड है। अगर ये व्यवस्था हमारे महाविद्यालय में या सूक्ष्म शिक्षण का जब कार्यक्रम चलता है तो हमें सूक्ष्म शिक्षण के जब कौशलों का हम विकास करते हैं तो एक एक छात्रों की हम जो कौशल वो पढ़ा रहा है तो उनको हम VCR के माध्यम से रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं या टेप रिकॉर्ड के माध्यम से उनकी जो टेप भी कर सकते हैं उनकी आवाज़ को। और ये अगर हमारे पास साधन होंगे तो उनकी कमियों को हम उनको चला करके स्वयं और प्रत्यक्ष रूप से उनको बता पाएंगे। ऐसे साधनों का अभाव भी हमारे जो पर्याप्त रूप से हमें देखने को मिलता है, इसलिए सूक्ष्म शिक्षण के दोषों में भी ये आता है। अगर हमारे पास पर्याप्त साधन होंगे तो ही हम उन दोषों को बता पाएंगे। अगर पर्याप्त साधन हमारे पास नहीं है तो हम उन दोषों को बता नहीं पाएंगे और छात्र इसमें कम सुधार कर पाएंगे। इसलिए हमें साधनों की उपलब्ध होना जरूरी हो जाता है। प्रशिक्षित एवं अनुभवी प्रशिक्षकों की कमी, और प्रशिक्षित एवं अनुभवी प्रशिक्षकों की कमी हमारे पास हमेशा मानी गई है, क्योंकि जब सूक्ष्म शिक्षण का कार्यक्रम चलता है तो अध्यापकों के लिए चलता है। अध्यापकों के लिए ही हमें सूक्ष्म शिक्षण का कार्यक्रम समझाना पड़ता है, छात्र अध्यापकों के लिए समझाना पड़ता है, क्योंकि जो अध्यापकों को हम तैयार करते हैं, भावी अध्यापकों को तैयार करने के लिए हमें कौशलों का जो विकास करना होता है, एक एक कौशलों को समझाना होता है। तो प्रशिक्षित एवं अनुभवी प्रशिक्षकों की कमी होती है कि वो प्रशिक्षक जो अनुभवी होंगे और जो हमारे प्रतिपुष्टि प्रदान करेंगे वो प्रशिक्षित होने चाहिए। ऐसे अध्यापकों की कमी हमारे यहाँ महसूस की जाती है। तो ये भी एक दोषों के अंतर्गत आता है कि पर्याप्त जो मानवीय संसाधन हमें नहीं मिल पाते, ऐसे अनुभवी लोग हमें नहीं मिल पाते, ऐसे प्रशिक्षित हमें नहीं मिल पाते जो समय समय पर हम गाइडेंस दे सके, मार्गदर्शन प्रदान कर सकते, प्रतिपुष्टि प्रदान कर सकते, अपनी कमियों को बता सकते। ऐसे जो सूक्ष्म शिक्षण के दोषों के अंतर्गत भी हमें कई बातें देखने को मिलती है। इसलिए प्रशिक्षित अनुभवी प्रशिक्षकों की कमी भी हमारे सामान्य दोषों के अंतर्गत आती है। ये भी अगर उपलब्ध हो जाए तो हम दोषों को दूर कर सकते हैं और अच्छाई के लिए अच्छी कमियों को हम देख सकते हैं और हमारी कमियों को हम दूर कर सकते हैं अगर अनुभवी व्यक्तियों से हमारा मार्गदर्शन मिल जाए। अगला है आकार, समय अथवा संख्या की दृष्टि से वास्तविक कक्षा परिस्थितियों के समान नहीं। अगर हम इसके आकार को देखें, इनकी जो पाठ्य वस्तु को देखें, विषय वस्तु को देखें, पाठ्य योजना को देखें, तो आकार के हिसाब से भी ये सही नहीं है। कम समय के लिए, कम छात्रों के लिए, कम विषय वस्तु के लिए बनाई जाती है, तथा संख्या की दृष्टि से देखें तो 5 से 10 विद्यार्थियों के लिए बनाई जाती है। इसलिए वास्तविक कक्षा परिस्थितियों के लिए समान नहीं है। अगर हम कोई वास्तविक शिक्षण करा रही है, 30 से 40 मिनट की पाठ योजना जो छात्रों को पढ़ाना चाहते हैं तो वो उसके लिए नहीं है, तुरंत वो समाप्त हो जाती है। 5 से 10 मिनट के लिए जो समय के लिए निर्धारित की जाती है तो इतना वो ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकता। तो ये भी एक दोष के अंतर्गत आता है। तो कक्षा परिस्थितियों के समान ये नहीं मानी जाती है, छोटी पाठ योजना होती है। वास्तविक कक्षा परिस्थितियों के लिए तो 30 से 40 मिनट की पाठ योजना हमारी बनानी पड़ती है ताकि हम आधा घंटे के लिए या 40 मिनट के लिए छात्र उसको ठीक प्रकार से शिक्षण कर सके। ऐसी जो व्यवस्था वो नहीं होती, तो ये भी एक दोषों के अंतर्गत आती है। इसमें छोटी पाठ योजना बनाई जाती है, कम समय के लिए बनाई जाती है, कम संख्या के लिए, तो ये भी दोषों के अंतर्गत हमारी इसके अंतर्गत मानी गई है। समय में श्रम की दृष्टि से व्ययशील होती है। समय व श्रम की दृष्टि से भी इसमें कई प्रकार का जो हमें नुकसान होता है, तो समय भी इसमें ज़्यादा खर्च होता है, श्रम भी, मेहनत भी ज़्यादा लगती है, इसलिए ये भी एक दोष के अंतर्गत है। और व्ययशील है, खर्चीली भी ज़्यादा है, तो समय, श्रम और व्ययशील धन भी ज़्यादा खर्च होता है। बार बार जब हम अभ्यास करते हैं, बार बार हम शिक्षण अभ्यास करते हैं, बार बार हम पाठ योजना बनाते हैं, तो कई प्रकार की दिक्कत हमें इसके सामने आती है। क्योंकि जब
बार बार हम छोटी छोटी पाठ योजना बनाते हैं और उसका प्रस्तुतिकरण करते हैं, पुनः उसका शिक्षण करवाते हैं, पुनः प्रतिपुष्टि मिलती है, तो जब तक ये चलता रहता है, जब तक हम पूर्ण रूप में इसको नहीं सीख पाते, ये अभ्यास चलता रहता है, तो कई प्रकार की दिक्कतें हमें आती है। तो इसमें समय भी ज़्यादा खर्च होता है, श्रम भी ज़्यादा खर्च होता है और व्ययशील भी ज़्यादा खर्चीली भी हमारी। तो बार बार जब अभ्यास किसी काम करेंगे, बार बार पुनः पाठ योजना बनाएंगे, पुनः इसका अभ्यास करेंगे, तो ज़्यादा समय खर्च होगा, ज़्यादा व्ययशील होगी और ज़्यादा हमें श्रम में मेहनत भी ज़्यादा लगे। इसलिए ये भी एक दोष के अंतर्गत इसको माना गया है। छात्रों की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं, अगर छात्रों की दृष्टि से भी माने तो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। छात्रों की दृष्टि से तो बिल्कुल ही महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि ये छात्राध्यापकों के लिए, टीचरों के लिए महत्वपूर्ण मानी गई है। इसके लिए सूक्ष्म शिक्षण की योजना हम बनाते हैं कि छात्र अध्यापक प्रशिक्षणार्थी उनको शिक्षण को सीख सके और व्यवस्था वो कर सके, ऐसी योजनाएं। तो छात्रों की दृष्टि से वो महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती, क्योंकि छात्रों की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती कि ये छात्र अध्यापकों के लिए होती है, क्योंकि भावी अध्यापकों को तैयार करने के लिए हमें सूक्ष्म शिक्षण का कार्यक्रम को समझाया जाता है, सूक्ष्म शिक्षण की बातें बताई जाती है, ताकि वो एक एक कौशलों को सीख करके और वास्तविक जो शिक्षण परिस्थितियों का निर्माण वो कर सके। बड़ी पाठ योजना वो बनाना सीख जाए, इन कौशलों को उस पाठ योजना का निर्माण वो करे, इन कौशलों में उसका प्रयोग वो करे, ताकि वो प्रभावी शिक्षण उनको करा सके। हमारा मेन ध्येय ये होता है सूक्ष्म शिक्षण के कार्यक्रम को समझाने के लिए हमें वास्तविक जो शिक्षण है उस तक उनको पहुंचाना होता है। तो अगर हम देखें तो छात्रों की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती, क्योंकि अध्यापकों की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए हमें छात्रों की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाने के लिए हमें कई प्रकार की कौशलों को सीखना होगा और वास्तविक पाठ योजना का निर्माण करना होगा। इस प्रकार के ये भी एक दोषों के अंतर्गत आता है। मैंने सूक्ष्म शिक्षण के बारे में ठीक प्रकार से आपको कई प्रकार की जानकारियां प्रदान इसमें की है, कई प्रकार की मैंने इसके लिए आपको अर्थ, इसकी भूमिका, इसके महत्व और इनके सोपान, इनका चक्र एवं इनके अंतरों के बारे में मैंने आपको बहुत गहनता से समझाने का प्रयास किया है। क्योंकि जब सूक्ष्म शिक्षण को हम नहीं जानेंगे और सामान्य शिक्षण को नहीं जानेंगे, तब तक इनमें क्या अंतर है उसको नहीं जानेंगे, तब तक हम उस कौशलों को नहीं सीख पाएंगे और प्रभावी शिक्षण नहीं करा पाएंगे। इसलिए हमें ये सारी चीज़ें बताना अति आवश्यक हो जाता है। हमें दोषों पर भी हमने चर्चा की है, विशेषताओं पर भी हमने पहले की वीडियो में चर्चा की है। कई प्रकार की बातें आज मैं लेकर के आपको आया हूं, ताकि आप सूक्ष्म शिक्षण के बारे में गहनता से जान जाए। क्योंकि जब हमें भावी शिक्षक तैयार करने होते हैं, तब हमें सूक्ष्म शिक्षण की गहनतम जानकारी उसको देना अति आवश्यक हो जाता है। जब तक हम सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया को उनको नहीं समझाएंगे, तब तक वो ठीक प्रकार से कौशलों का विकास नहीं कर पाएगा, कौशलों को नहीं सीख पाएगा। इसलिए कौशल को सीख करके ही वो विभिन्न प्रकार के जो पाठ्य योजना का जो निर्माण करेगा, विषय वस्तु के अनुसार बड़ी पाठ्य योजना का निर्माण करेगा, वो इन्हीं के आधार पर करेगा। इसलिए हमें इन चीज़ों के लिए पर्यवेक्षकों की आवश्यकता पड़ती है, अनुभवी पर्यवेक्षकों की आवश्यकता पड़ती है, ताकि वो समय समय पर प्रतिपुष्टि हमें प्रदान कर सके और मार्गदर्शन दे सके। समय समय पर हमें नवीन संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है, नवीन तकनीकों की आवश्यकता पड़ती है, ताकि हम छात्रों को वास्तविक रूप से उनकी कमियों को बता सकें। ये भी हमें कई प्रकार की, और कई बार हमें क्या है कि जो हमारी जो पाठ्य योजना है वो समय काल परिस्थिति के अनुसार ज़्यादा संख्या होती है, तो पाठ्य योजना को बड़ा करने की भी आवश्यकता होती है, हमें बड़ी पाठ्य योजना बनाने की भी इसमें आवश्यकता होती है। तो ये कई चीज़ें हमें देख सकते हैं। तो उन चीज़ों के लिए हमें सूक्ष्म शिक्षण के जो कार्यक्रम है उसको समझना अति आवश्यक होता है, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम बार बार अभ्यास करते हैं। जब तक हम कौशलों को पूर्ण रूप से नहीं सीख जाएं, तब तक ये अभ्यास चलता रहता है। छात्र अध्यापक में अभ्यास करते हुए विभिन्न प्रकार के कौशलों को पाठ्य योजना बनाते हुए और पुनः शिक्षण करते हुए, पुनः प्रतिपुष्टि प्रदान करते हुए उनको मार्गदर्शन दिया जाता है और पुनः वो शिक्षण करवाता है, पुनः प्रतिपुष्टि उनको प्रदान की जाती है। ऐसे चक्रों के माध्यम से बार बार हम इसको बताते रहते हैं और वो शिक्षण बिंदुओं और या कौशलों का वो ठीक प्रकार से सीखता रहता है। ऐसी जो सारा जो प्रक्रिया है वो सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत मानी गई है। इसलिए हम छात्र अध्यापकों को ट्रेनिंग के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से और अच्छी जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए इन कौशलों का निर्माण हम करते हैं।
और हमें इन ट्रेनिंगों में भावी अध्यापकों में ये प्रक्रिया बताते रहने चाहिए। सूक्ष्म शिक्षण के जो तकनीक है उनके बारे में, नवाचारों के बारे में हमें बताते रहना चाहिए। कौन से नवाचार से हम किस प्रकार से कौशलों का निर्माण कर सकते, एक एक कौशलों को हम गहनता से उनको सिखाना चाहिए। सभी कौशलों का जो उनको बातें बताएं, हमारे जो शिक्षा में कौन कौन से कौशलों का हम उपयोग ले सकते हैं उनके बारे में भी बार बार उनको अभ्यास कराते रहना चाहिए। जैसे प्रस्तावना कौशल के बारे में उनको बता दिया, प्रश्न कौशल के बारे में बता दिया, उद्दीपन परिवर्तन कौशल के बारे में बता दिया, या आपने पुनर्वलन कौशल के बारे में बता दिया, उदाहरण कौशल के बारे में बता दें, कई प्रकार के व्याख्यान कौशल के बारे में। तो ऐसे कई प्रकार के ऐसे कौशल है जो जहाँ पर हम समय समय पर शिक्षा में उसका उपयोग लेते हैं। और मैंने आज पर आपको बहुत अच्छी तरह प्रकाश डाला है। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपकी समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।